बिल्कुल परफेक्टली। आप लोग कहीं पे कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछते जाइएगा। हमारा जो ये चैप्टर है इसका पूरा नाम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। बट जैसा आप लोग सबको पता होगा कि हेरिडिटी वाला पार्ट तो है, इवोल्यूशन इस बार के सिलेबस में से हट गया है। तो हम लोग अभी हेरिडिटी वाले पार्ट पे ही फोकस करने वाले हैं। हेरिडिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? तो हेरिडिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? दिस इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर को हम लोग पढ़ेंगे अभी इस टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम है हेरिडिटी। अब जब हम यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो ये कैरेक्टर कौन रिप्रेजेंट करता है? ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है जीन। जीन कैसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हम लोगों ने काफी कुछ समझा था वहां पे कि किस तरह से जीन अपने आप को कॉपी करता है। डीएनए की जो फंक्शनल पार्ट होती है वो अपने आप को कॉपी करता है, जिस कॉपी को हम आरएनए बोलते हैं। वो कॉपी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए राइबोसोम से अटैच होता है और फिर वहां पे एक्सप्रेस करने के लिए उस तरह की प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है जिससे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को शो करता है कोई भी कैरेक्टर। ये हमने डिटेल में पढ़ा था जब हम लोग रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना करके भी आपके ग्रुप में पोस्ट किया था। अगर किसी को वहां कंफ्यूजन हो तो उस वीडियो में जाकर के फिर से देख सकते हो। उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन हो तो फिर आप मेरे से बिल्कुल पूछ लें। ठीक है, तो ये चीजें हमने आपको समझाई। तो जब भी ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर होगा वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो ये दो तरह से तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। एक तरीका जो ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर का होगा वो होगा जब ट्रांसफर होने के बाद भी वहां पे नंबर ऑफ द कैरेक्टर, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेम रहे। उस तरह की जो प्रोसेस होती है वो होती है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। और दूसरा जो ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहां पे मैंने आपको समझाया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलेंगे जहां पे ओनली वन ऑर्गेनिज्म विल टेक पार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था यहां पे टू ऑर्गेनिज्म विल टेक पार्ट। Two organism will take part। यहाँ पे जो प्रोसेस होती है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जिसमें जैसे अमीबा की प्रोसेस है या उस तरह के कोई भी जहां एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहां की जो प्रोसेस होगी वो माइटोसिस की प्रोसेस होगी। और माइटोसिस की प्रोसेस में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट और इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, कहने का मतलब इसका जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल होता है। यहाँ पे वेरिएशन जो होगा वो काफी कम वेरिएशन होगा या फिर वेरिएशन होगा ही नहीं, वेरी लेस और नो वेरिएशन। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर की ट्रांसफर होगी इस जगह पे, जब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जब ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वहां पे क्या होगा? आइडेंटिकल कैरेक्टर की ट्रांसफर होगी, या अगर वेरिएशन आती भी है तो वो काफी कम वेरिएशन। ठीक है, काफी कम वेरिएशन। लेकिन अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो अब यहां पे जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर होने वाले हैं, इस जगह पे जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर होंगे यहां पे मियोसिस की प्रोसेस से होगी। और मियोसिस की प्रोसेस में हमें पता है कि दो ऑर्गेनिज्म होते हैं यहां पे।
जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे गैमिट की फॉर्मेशन होती है, मेल गैमिट की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे फीमेल के केस में फीमेल गैमिट की फॉर्मेशन होगी। जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट की फॉर्मेशन होगी तो ये दोनों गैमिट जब आपस में फर्टिलाइज होंगे तो वहां पे प्रोसेस होगी, जायगोट की फॉर्मेशन होगी, फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से। तो यहाँ पे कैरेक्टर दो जगहों से ट्रांसफर हो रहा है, एक तो यहाँ पे मेल से ट्रांसफर हो रहा है जायगोट में, और एक यहाँ पे फीमेल से ट्रांसफर हो रहा है जायगोट में। तो कैरेक्टर्स यहाँ पे जो जीन पास ऑन हो रहे हैं वो दोनों जगहों से पास ऑन हो रहे हैं, तो इसमें काफी सारी वेरिएशन होगी, और यहाँ पे वेरिएशन आने का इसके पीछे एक और रीजन है जो अभी हम लोग देखेंगे, और वो वेरिएशन आने के पीछे जो रीजन है दैट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में अभी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे वेरिएशन आपको दिखेगा, वेरिएशन अकर्स, और ये जो वेरिएशन यहाँ पे दिखेगा वो वेरिएशन काफी ज्यादा होती है। अगर हम इसको माइटोसिस से कंपेयर करते हैं तो माइटोसिस के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस होते हैं। ये वेरिएशंस, एक तो रीजन इसके पीछे क्या है कि यहाँ पे मेल से भी कैरेक्टर की ट्रांसफर हो रही है, फीमेल से भी कैरेक्टर की ट्रांसफर हो रही है, और एक और रीजन यहाँ पे होता है, और वो रीजन होता है क्रॉसिंग ओवर, जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में समझने वाले हैं, क्रॉसिंग ओवर से किस तरह से ट्रांसफर होता है कैरेक्टर। अब जब यहाँ माइटोसिस की प्रोसेस होगी तो माइटोसिस की प्रोसेस में जब ऑफस्प्रिंग में वहां पे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे वेरिएशन तो बिल्कुल कम है या काफी कम, लेस वेरिएशन है, लेकिन माइटोसिस की प्रोसेस में ऐसा होता क्यों है कि वहां पे कम वेरिएशन हुआ, माइटोसिस में ऐसा क्या प्रोसेस होता है और मियोसिस में ऐसा क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि क्यों इस तरह के वहां पे कम वेरिएशन यहाँ पे क्रिएट होते हैं माइटोसिस में और मियोसिस में। ओके, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में इस तरह से वेरिएशंस काफी कम क्यों होते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। जब हम किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, अब सपोज करो मान लो हम ह्यूमन की ही बात करें, तो चाहे कोई भी ह्यूमन हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, उसमें जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, क्या है 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम का मतलब क्या है, एग्जैक्ट अगर हम बोलें तो दैट इज 46 क्रोमोजोम। लेकिन इस 46 क्रोमोजोम का एक्चुअल मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे हमारी बॉडी में 23 पेयर क्रोमोजोम है, ये देखो आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्लियर होगा, ये देख रहे हो आप, आपको सामने स्क्रीन पे एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये कैरियोटाइप है किसी ह्यूमन का, ये कैरियोटाइप है, एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल उसके जो मतलब क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम का एक्चुअल डायग्राम है। सबको दिख रहा है ना ये सामने स्क्रीन पे? बच्चों आपको दिख रहा है ना? ठीक, यस सर। तो ये जो फर्स्ट पेयर क्रोमोजोम, ये किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी किसी भी कंट्री का हो, कोई भी पर्सन हो, इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अफ्रीका का हो, मेल हो, फीमेल हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में ये जो क्रोमोजोम है 23 पेयर क्रोमोजोम हर एक में सेम होगा। कहने का मतलब क्या कि अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग का 7th पेयर क्रोमोजोम लेंगे तो ये 7th पेयर क्रोमोजोम हर एक ह्यूमन बीइंग का आइडेंटिकल होगा। सिर्फ मेल और फीमेल में डिफरेंस कहां पे आएगी? सिर्फ मेल और फीमेल में डिफरेंस यहां पे आएगी, इस जगह पे। मेल में जैसे आप एक्स और वाई देख रहे हो, उसी तरह से फीमेल के केस में यहाँ पे दोनों ही एक्स होगा, बस यही एक डिफरेंस होगा मेल और फीमेल के केस में। फीमेल के केस में दोनों ही एक्स एक्स होगा, मेल ये मेल का है जहां पे एक एक्स दिख रहा है आपको और एक वाई दिख रहा है, बाकी सब कुछ सेम। तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम के नंबर हैं 23 पेयर, हर पेयर जितने भी पेयर हैं हर एक पर्सन में, हर एक ह्यूमन बीइंग में सेम होंगे। तो अगर हम 7th पेयर की बात करें, मान लो ये 7th पेयर क्रोमोजोम है, और इस 7th पेयर क्रोमोजोम पे सपोज करो कि यहाँ पे 2087 जीन प्रेजेंट है, मान लेते हैं हम यहाँ पे कि 2087 जीन प्रेजेंट है, तो
किसी भी ह्यूमन बीइंग के 7th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 2087 जीन ही होंगे, किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात करें, हर एक में। और हर एक के 7th पेयर में, जैसे मान लीजिए कि ये 7th पेयर क्रोमोसोम है, तो इसमें ये जो क्रोमोसोम है ना, इसको हम लोग, जो बीच में डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड लाइक सेंट्रोमियर। बीच में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो काफी डेंस स्ट्रक्चर है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड किस चीज का बना हुआ है? क्रोमेटिड इज मेड ऑफ डीएनए, डीएनए का बना हुआ है क्रोमेटिड। तो डीएनए पे क्या होता है? डीएनए कंटेंस जीन, डीएनए पे जीन होता है, मतलब अब इस क्रोमेटिड पे जीन प्रेजेंट है। अगर हम इस सेंट्रोमियर से एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें, मान लो कि इस क्रोमेटिड से एग्जैक्ट इतनी डिस्टेंस पे, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहां पे एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है, और वो जीन है, सपोज करें कि आई की कलर के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल जीन। मान लो कि ये हम अपनी बात कर रहे हैं, अगर हम किसी एक्स पर्सन की देखें, कोई दूसरा एक्स पर्सन है, और उसकी अगर हम 7th पेयर क्रोमोसोम देख रहे हैं, मान लो ये कोई एक्स पर्सन है, और इस एक्स पर्सन की हमने, ये हम अपनी 7th पेयर की बात कर रहे थे, उस एक्स पर्सन की 7th पेयर वहां पे, उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे एग्जैक्ट उतने ही डिस्टेंस पे जो जीन प्रेजेंट होगा, वो जीन एग्जैक्टली किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? वो जीन भी एग्जैक्टली उसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? आई की कलर को ही रिप्रेजेंट करेगा ये भी, ठीक है, ये भी आई की कलर को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मेरे 7th पेयर क्रोमोसोम पे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आई की कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है, तो उस एक्स पर्सन, कोई भी पर्सन, इस दुनिया का कोई भी ह्यूमन बीइंग में, उस 7th पेयर पे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आई की कलर के लिए ही रेस्पॉन्सिबल जीन होगा। लेकिन ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि आई की कलर अलग अलग हो सकती है। ये पॉसिबल बिल्कुल है कि मेरी आई कलर ब्लैक हो सकती है, और उसकी आई कलर जो है वो ब्लू हो सकती है, इट मे बी, लेकिन होगा वो आई की कलर के लिए, ये पक्की बात है, ठीक है, ये पक्की बात है कि वो आई की कलर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल जीन होगा, और वो डिफर कर सकता है, वेरिएशन वहां पे जरूर हो सकती है, लेकिन वो होगा आई की कलर के लिए ही। उसी तरह से अगर हम 4th पेयर पे बात करें, तो 4th पेयर पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, अगर सपोज करो मेरी हेयर की स्ट्रक्चर के लिए जीन प्रेजेंट है, तो दूसरे किसी पर्सन में 4th पेयर पे इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हेयर की स्ट्रक्चर के लिए ही होगा, ठीक है, पक्की बात है। अब जब हम ये पेयर की बात कर रहे हैं, किसी पेयर की, अब जैसे हम यहाँ हमने किसी ह्यूमन बीइंग में बात किया कि यहाँ पे 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये जैसे आपको दिख रहा है सामने 23 पेयर क्रोमोसोम है, हर पेयर में से एक क्रोमोसोम मदर से आया हुआ होता है। हम लोग बोलते हैं ना 23 क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम मदर, ऐसा ही बोलते हैं ना हम लोग, जैसे मदर है और फादर है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 46, यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर 46। जब इससे गैमीट की फॉर्मेशन होगी, तो गैमीट जो है मियोसिस की प्रोसेस से जब गैमीट बनेगी, तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है 23। फादर में जब क्रोमोसोम गैमीट बनेगा, तो वहां पे भी क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब यहाँ से 23 क्रोमोसोम और यहाँ से 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम मदर एंड 23 क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम फादर। अगेन उस चाइल्ड में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा, दैट विल अगेन बिकम 46। यही होता है ना, तो यही प्रोसेस होती है। तो इसमें जो 23 क्रोमोसोम है, हर पेयर में से एक क्रोमोसोम विल बी मैटरनल और एक क्रोमोसोम विल बी पैटर्नल। हर पेयर का एक क्रोमोसोम मैटरनल, एक क्रोमोसोम पैटर्नल। मैटरनल मतलब मदर से आया हुआ, पैटर्नल मतलब फादर से आया हुआ, हर पेयर का एक क्रोमोसोम,
मैटरनल होगा, और दूसरा क्रोमोजोम पैटर्नल होगा, जो कि फादर से आया हुआ। ओके, क्लियर? किसी को कोई भी डाउट है यहां तक में पूछ लीजिए। चलिए, नहीं डाउट है तो आगे बढ़े हम लोग फिर। हर्षल, कोई डाउट? सर सर ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं सर, जब मदर और फादर से जब अलग अलग जीन्स आके अलग अलग क्रोमोसोम्स आके 40 बनाते हैं, तो सर वो प्रॉपर्टीज अगर सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज आ गई तो? सिमिलर टाइप की हो गई तो, जैसे दोनों की अगर ब्लैक हेयर आई कलर है तो वो ब्लैक ही होगा बच्चे का। एक मदर का मान लीजिए ब्लैक है और फादर का ब्राउन है, तो अब उसमें से जो डोमिनेंट होगा वो वहां पे विजिबल होगा। उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में। ठीक है, जो डोमिनेंट होगा वो विजिबल होगा, जो रेसेसिव होगा वो विजिबल नहीं होगा, वो अपने आप को शो नहीं करता। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा ब्लड ग्रुप भी जीन से ही डिसाइड होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम की। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम का मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले पहले जो प्रोसेस होती है माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोसेस में कैसे होती है, जहां पे कि सेल डिवाइड भी हो जाता है बट क्रोमोजोम का नंबर सेम ही रहता है। तो माइटोसिस अभी आपने देखा जहां पे वेरी लेस वेरिएशन थी, अभी आपने देखा ना, वहां पे बहुत ही लेस वेरिएशन थी, और वहां पे डिवीजन होने के बाद भी क्रोमोजोम का नंबर सेम रह रहा था। क्रोमोजोम नंबर विल रिमेन सेम। ठीक है, तो देखते हैं जरा माइटोसिस में ऐसा कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस। ह्यूमन में तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 पेयर क्रोमोजोम ले लेते हैं, 2 होमोलोगस पेयर ले लेते हैं। ठीक है, 2 होमोलोगस पेयर ले लेते हैं, एक हो गया ये एक पेयर और ले लेते हैं, 2 पेयर ले लिया, ये हो गया हमारा पेरेंट सेल। ओके बच्चों, दिस इज पेरेंट सेल। अब यहाँ पे जब डिवीजन स्टार्ट होगा, माइटोसिस की डिवीजन जब स्टार्ट होगी, तो सबसे पहला काम जो यहाँ पे होता है किसी भी तरह की सेल डिवीजन में, वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, और उसके साथ साथ जो इसका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर का नाम होता है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और इसका आधा पार्ट मूव करना शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ। अब इसके अंदर जो क्रोमोजोम है, ये जो क्रोमोजोम न्यूक्लियस के अंदर था, क्रोमोजोम अपनी जैसी एक और कॉपी बना लेता है, बिल्कुल आइडेंटिकल फोटोकॉपी क्रिएट कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बिल्कुल आइडेंटिकल अपनी जैसी एक कॉपी क्रिएट कर लिया। दोनों ही पेयर ने अपने अपने जैसी एक कॉपी क्रिएट कर ली। तो चूंकि बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होगी तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होगा। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो क्रोमोजोम है ये अपने आप को अरेंज करेंगे, ये अपने आप को अरेंज करेंगे। तब तक में न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, मतलब डिसॉल्व हो गई, और सारे क्रोमोजोम्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे। 1 2 3 4, इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। सेंट्रियोल दोनों ऊपर पहुंच चुका था, एक ऊपर और एक वहीं नीचे रह गया था। यहां से सेंट्रियोल से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है,
जो कि क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से आकर के अटैच हो जाती है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहां से डेवलप होनी शुरू होगी, जो सेंट्रोमियर से इस तरह से बीच में आकर के अटैच हो जाएगी। कहने का मतलब कि अगर हम इसको साइड व्यू से दिखाएं तो जैसे ये क्रोमोजोम है, इसमें एक इधर से अटैच होगा और एक इधर से अटैच होगा, ठीक है, दोनों साइड से अटैच होगा। ये है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये बना होता है, ये जो है ना, दिस इज स्पिंडल फाइबर, दिस इज मेड अप ऑफ स्पिंडल फाइबर, दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, एंड स्पिंडल फाइबर इज मेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब क्या हुआ, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी होगी, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का होने के कारण ये इसको इधर की ओर ऊपर वाला पार्ट ऊपर की ओर पुल्ड होगा और नीचे वाला पार्ट नीचे की ओर पुल्ड होगा। अब उससे होगा क्या, सोचिए जरा क्या होगा। अगर हम इसको इधर से और इधर से दोनों साइड से पुल करें तो सोचिए क्या होने वाला है। ये होने वाला है कि ये बीच से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बीचों बीच ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोजोम अलग अलग हो जाएगा, जो उसका फोटोकॉपी होकर के एक नया डीएनए बन गया था ना, नया डीएनए का पार्ट बना था, वो दोनों अलग अलग हो जाएगा। ये इसको इधर की ओर खींचेगा, इधर की ओर खींचेगा, उसी तरह से ये इधर की ओर पुल्ड होगा, समझ में आया। ये इधर की ओर पुल हुआ और ये इधर की ओर पुल हुआ। अब क्या होगा, यहां पे ये दोनों अपोजिट एंड्स पे पहुंच गया, अपोजिट एंड्स पे पहुंच गया, और अपोजिट एंड्स पे पहुंचने के बाद ये दोनों अपोजिट एंड्स पे पहुंचा, यहां पे दोनों क्रोमोसोम अपोजिट एंड्स पे पहुंच गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे फिर से जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है फिर से रीअपियर होनी शुरू हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वगैरह सब डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, ये सब फिर से जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ साथ ये जो बाहर की सेल मेम्ब्रेन है, बाहर की सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर दबनी शुरू हो जाएगी, इस तरह से दबनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे न्यूक्लियस डेवलप कर गया, यहाँ पे न्यूक्लियस डेवलप कर गया, और क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे अब फिर से धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर के फॉर्म में दिखने लगेंगे। मैं तो अभी क्रोमोसोम ही बना रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे फिर से ये जो है स्पिंडल फाइबर के फॉर्म में दिखने लगेंगे ये। और ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये एक अलग सेल बना लिया और ये एक अलग सेल बना लिया। अब देखो ये जो बना है डॉटर सेल, दोनों डॉटर सेल को जरा आप ध्यान से देखो, इसमें क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 4 ही है ना। दोनों डॉटर सेल में अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 4 ही है।
ये दोनों हो गए डॉटर सेल, ये भी और ये भी, ये पेरेंट सेल था, ये डॉटर सेल है। चूंकि यहाँ पे दोनों कॉपी जो थी, ये कॉपी और ये कॉपी, चूंकि इसी से कॉपी बन रही थी, इसी क्रोमेटिड से ये कॉपी बन रही थी, तो क्रोमेटिड से जब कॉपी बनेगी तो दैट विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल। वहां पे वेरिएशन के चांसेस काफी कम होंगे, वहां पे म्यूटेशन के चांसेस बहुत कम होंगे, होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। तो ये जो नई कॉपी बनेगी दैट विल बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो जब यहाँ पे उसी का दो पार्ट, इसका एक पार्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है, एक पार्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो नए सेल बने हैं और जो पुराने सेल, जो दोनों नए सेल जो बने हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। तो डॉटर सेल जो बने हैं उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर उतना ही है जितना कि पेरेंट सेल में है। तो इसलिए तो यहाँ पे वेरी लेस वेरिएशन, आप यहाँ पे वेरी लेस वेरिएशन बोलो और नो वेरिएशन बोलो, और क्रोमोसोम का नंबर भी जो है दैट इज आल्सो गोइंग टू रिमेन सेम। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। इवन अमीबा में भी यही प्रोसेस होता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इस सब में यही प्रोसेस होता है। हमारी जो कहीं पे मान लो सेल टूट गई, सेल कट गई, कहीं किसी जगह पे स्किन कट गया, स्किन हटा वहां से, तो वहां पे जो नए स्किन आएंगे, दैट न्यू स्किन विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट स्किन। जो हमने पढ़ा है ना कि कोई भी सेल कहां से अराइज होता है, दैट कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो वहां पे जो नए सेल आएंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आएंगे, और कुछ दिनों के बाद तो आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि वहां पे कोई कट लगा भी था, नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? रीजन क्या नहीं पता चलने के पीछे? क्योंकि वहां पे माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है, इसलिए वेरिएशन वहां पे बहुत कम होगा, और बहुत कम वेरिएशन होने के कारण ही वहां पे पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे कोई, वहां पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये माइटोसिस की प्रोसेस सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, यहाँ से पूछ लो। अब इसके बाद जब ये डॉटर सेल फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, खाना पीना खाएगा और बड़ा होगा, तो फिर वो भी डिवाइड करेगा, उससे भी, तब फिर वो डॉटर सेल पेरेंट सेल बन जाएगा, डॉटर सेल पेरेंट सेल बन जाएगा, फिर उससे नए सेल्स की प्रोडक्शन होगी। बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है ना, तो बड़ा होता है तो वही तो, एक सेल डिवाइड होके दो सेल पर बना, फिर वही दो सेल से फिर चार सेल बना, फिर चार सेल से आठ सेल बना, इस तरह से वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मियोसिस के प्रोसेस में हम देखेंगे कैसे ये माइटोसिस से अलग होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अब देखने वाले हैं मियोसिस। मियोसिस जहां पे मेनी वेरिएशंस will develop, वहां पे क्रोमोसोम का जो नंबर होगा, क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। यहाँ की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस बिल्कुल अलग होती है माइटोसिस की प्रोसेस। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से हम दो होमोलोगस पेयर ले लेते हैं, जैसे हमने इससे पहले के केस में दो होमोलोगस पेयर लिया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से दो होमोलोगस पेयर ले लेते हैं। इसमें एक काम करते हैं, एक होमोलोगस पेयर की जो क्रोमोसोम है, वेरिएशंस को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक को शो कर देते हैं डार्क से। ठीक है, डार्क से शो कर दिया, सो दैट कि आपको वेरिएशन वहां पे समझ में आ जाए। तो जब मियोसिस की प्रोसेस होगी, जैसे ये पेरेंट सेल है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना है, वेरिएशंस क्रिएट होनी है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जब मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी, सबसे पहले जब मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसमें सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी डीएनए की रेप्लिकेशन। सबसे पहले इसी प्रोसेस से स्टार्ट होता है।
तो क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर है वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। इसने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया, इसने भी अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया। अब यहाँ पे इसमें आ जाते हैं, इसने भी अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया और इसने भी अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया। यहाँ पे हम इसको डार्क कलर से शो कर दें, यहाँ पे रेप्लिकेट। इसी बीच में यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेंट्रियोल था इस जगह पे, वो सेंट्रियोल डिवाइड होकर के इसका आधा पार्ट ऊपर की ओर मूव किया। अब क्या होगा, इसकी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी वो धीरे धीरे डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स यहाँ पे बहुत ही एक स्पेसिफिक फेनोमेनन होता है। वहां पे क्या होता है कि जो होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम हैं अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं। इसको हम डार्क कलर से कर लें। जो होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम अपने आप को इस तरीके से पेयर बना लेते हैं। माइटोसिस में ये पेयरिंग नहीं होता, ये पेयरिंग सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है, मियोसिस में होता है। सेंट्रियोल डिवाइड होकर के ऊपर और नीचे पहुंच चुके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्रोमेटिन, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम से, इस तरह से अटैच हो गए। ये जो फेनोमेनन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो फेनोमेनन देख रहे हो, इस फेनोमेनन का नाम क्या है, इस फेनोमेनन का नाम है क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर से होगा क्या, इस क्रॉसिंग ओवर से होगा इंटरमिक्सिंग ऑफ जीन। अब इंटरमिक्सिंग, जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम। अब इसको ऊपर से खींचा गया, नीचे से खींचा गया, जो ऊपर और नीचे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हैं, ये वाले स्पिंडल फाइबर, ये वाले स्पिंडल फाइबर और ये वाले स्पिंडल फाइबर जो ऊपर और नीचे से अटैच्ड हैं, इसको ऊपर से और नीचे से इसको खींचेगी। जब खींचेगी तो क्या होगा, इसका कुछ पार्ट टूट करके इसमें आ जाएगा और इसका कुछ पार्ट टूट करके इसमें आ जाएगा। दोनों के पार्ट इंटरमिक्स्ड हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। तो जब इंटरमिक्सिंग ऑफ द जीन होंगे तो वहां पे एक नए ही कैरेक्टर, जब इंटरमिक्सिंग होगा तो वहां पे नया कैरेक्टर क्रिएट हो जाएगा और इससे वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वहां पे होगा वेरिएशन। यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा और यही वेरिएशन आगे चल करके इसी से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इंटरमिक्सिंग हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसका कुछ जीन टूट करके इसमें चला गया, इसका कुछ जीन टूट करके इसमें चला गया। ये जो नई जीन की बाइफर्केशन हुई है, यहां से कुछ जीन उसमें गया, वहां से कुछ जीन टूट करके इसमें आया, उससे क्या हुआ, नई कॉम्बिनेशन क्रिएट हुई। जब नई कॉम्बिनेशन क्रिएट हुई तो जो पहले वाली कॉम्बिनेशन से अलग हो जाएगी और उससे क्या हो जाएगी, वेरिएशन क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से कई वेरिएशन जब एक्यूमुलेट होते रहते हैं तो वहां पे आगे चल के उससे इवोल्यूशन। अब यहाँ पे इंटरमिक्सिंग होने के बाद देखिए, स्पिंडल फाइबर ने इसको ऊपर की ओर पुल किया, इसको नीचे की ओर पुल किया, इसको ऊपर की ओर पुल किया, इसको नीचे की ओर पुल किया। देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं। देखिए क्या किया मैंने यहाँ पे, जरा ध्यान से समझिए, जरा क्या किया, उसके कुछ पार्ट टूट करके
इस क्रोमोजोम से कुछ पार्ट टूट करके इस पे आ गए और इसके कुछ पार्ट टूट करके इस पे चले गए। समझ में आया क्या हुआ? यहां से कुछ पार्ट टूट करके इसमें आ गए, इस पे आ गए। मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं सो दैट आपको क्लियरली समझ में आ जाए। यहां से कुछ पार्ट टूट करके इस पे आ गए और इधर से कुछ पार्ट टूट करके इस पे चलेगा। अब ये फिर आगे प्रोसेस होगी डिवीजन की, और जो न्यूक्लियस बाहर की जो सेल की मेम्ब्रेन है, वो सेल की मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की ओर फरोइंग शुरू हो जाएगी इसकी, बाहर से अंदर की ओर ये इस तरह से फरोइंग शुरू हो जाएगी। और अब जो है यहाँ पे न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो फिर से अपीयर होने लगेगी, जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसॉल्व होने लगेगी। देखिए क्या हुआ, यहाँ वाला पार्ट कुछ क्रोमोजोम का पार्ट टूट करके इधर चला गया था और इधर का पार्ट टूट करके इधर आ गया। बिल्कुल वही दूसरे वाले होमोलोगस पेयर में भी होगा। देखो इधर का कुछ पार्ट टूट करके यहाँ पे आ गया, इधर का कुछ पार्ट टूट करके इधर आ गया। अब जब ये वाला पार्ट एक नया सेल बनेगा और ये वाला पार्ट एक नया सेल बनेगा, ये एक नया सेल बन गया और ये एक नया सेल बन गया। बट ये अभी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, अभी इसमें एक बार डिवीजन और होना है क्योंकि जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं। अभी तो 2 ही सेल बने हैं, ये दोनों सेल फिर से एक बार डिवाइड करेगा अभी। देखिए ये 2 सेल्स बने, ये दोनों क्या है, ये दोनों अभी डॉटर सेल्स नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, ये अभी डॉटर सेल नहीं है। अभी इसमें और भी ज्यादा और भी फिर से डिवीजन होगा और ये फिर से डिवाइड करेगा, इसका दोनों क्रोमेटिड अलग होगा, इसका दोनों क्रोमेटिड अलग होगा, यहाँ पे फिर से डिवीजन होगा। और अब जो यहाँ पे सेल की फॉर्मेशन होगी, फिर से सारी की सारी प्रोसेस रिपीट होगी, इससे 2 सेल बनेंगे, ये दोनों पार्ट अलग हो जाएगा, ये दोनों पार्ट अलग हो जाएगा, इसका एक पार्ट ऊपर वाले सेल में और एक पार्ट नीचे वाले सेल में। और ये नीचे वाला पार्ट इधर आ गया। उसी तरह से इसका रेड वाला पार्ट का भी यहाँ पे एक पार्ट इधर आ गया, यहाँ पे आ गया और एक पार्ट यहाँ पे आ गया। अब ये बना है डॉटर सेल। तो जैसे उससे डॉटर सेल की फॉर्मेशन हुई, इससे भी 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन होगी।
देखिए यहाँ पे बन गया 4 डॉटर सेल्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ये चारों क्या है, डॉटर सेल्स है। ये 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 और ये चारों के चारों हैं डॉटर सेल्स। इस सेल्स को देखो, ये चारों सेल्स को देखो और ये पेरेंट सेल को देखो। आप देखो तो यहाँ पे जो जो चीजें हमने लिखी थी वो सारी चीजें फुलफिल हो रही है। बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे हैं हर डॉटर सेल में। देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कई सारे वेरिएशंस आए। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया डॉटर सेल्स में। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, अब ये जो भी गैमेट बनाए, चाहे मेल गैमेट बनाए, फीमेल गैमेट बनाए, जो भी जिस भी तरह की गैमेट बनाए, उसमें क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ हो गया, वेरिएशन भी डेवलप हो गए। तो इस तरह से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, उसी में तो वेरिएशन डेवलप होगा। यही तो है वेरिएशन, इसी से तो आगे आएगा वेरिएशन। और वेरिएशन होने से वहां पे वेरिएशन होने से नए नए कैरेक्टर्स डेवलप करते चले जाएंगे। इसलिए तो कभी भी कोई भी बच्चा एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होता अपने पेरेंट के। कभी भी कोई भी बच्चा एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होगा अपने पेरेंट के। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? किसी को कोई डाउट पूछना है यहाँ तक में? माइटोसिस मियोसिस जो चीजें हमने अभी समझी है उसमें किसी को कोई डाउट है, या इसको हम लोग समराइज करें सारे प्रोसेस को? क्लियर है सबको? हम लोग ने जो अभी तक पढ़ा उसको हम लोग एक बार समराइज कर ले। देखिए सबसे पहले जो हम लोगों ने इससे पहले जो समझा था, जैसे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो डीएनए की रेप्लिकेशन जो बाइनरी फिजन की प्रोसेस होती है, बाइनरी फिजन की प्रोसेस में डीएनए रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट होकर के क्रोमोसोम दोनों सेग्रीगेट हुआ और सेग्रीगेट होकर के वहां पे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो गई। मतलब सेल डिवाइड होकर के वहां पे दो अलग अलग वहां पे क्या बन गए, सेल्स की फॉर्मेशन हो गई। ये प्रोसेस हो गया साइटोकाइनेसिस। ये एक सिंपल सी प्रोसेस हो गई साइटोकाइनेसिस। ये एक सिंपल सी प्रोसेस है जो किसी प्रोकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में। हम बात कर रहे थे अभी यूकैरियोटिक माइटोसिस की, जहां से हमने स्टार्ट। माइटोटिक प्रोसेस में देखो, जैसे माइटोसिस पहले जो हमने समझा था, माइटोसिस में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो पेयर क्रोमोसोम हैं, ये एक और ये दो। सबसे पहले क्या किया इसने, अपने आप को रेप्लिकेट किया। देखो इसने क्या किया, अपने आप को रेप्लिकेट करके बीच में सेंटर में अरेंज हुआ। देख रहे हो सेंटर में अरेंज हो रहा है। सेंटर में अरेंज होने के बाद यहाँ पे देखो ये जो सेंट्रियोल है दोनों अपोजिट एंड पे पहुंचा और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, ये इधर की ओर इधर की ओर इधर की ओर इधर की ओर इसको पुल करेगा। पुल किया, पुल करने के बाद ये अपोजिट एंड्स पे पहुंचा और अपोजिट एंड्स पे पहुंचने के बाद फिर उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट हो गई और यहाँ पे दो नए सेल्स, एक सेल यहाँ पे और एक सेल यहाँ पे, दो नए सेल की डेवलपमेंट हो गई। तो जो नए सेल हैं दैट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। देखो बिल्कुल आइडेंटिकल है पेरेंट सेल के, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल, सब कुछ सेम। यही चीज हमने समझा था अभी माइटोसिस में। अब हम आते हैं मियोसिस में। मियोसिस में क्या होगा कि जैसे ये सेल है तो सबसे पहले अपने आप को रेप्लिकेट करने के बाद यहाँ पे जो होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम है पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करने का मतलब दोनों जो मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम है पहले वो क्या करते हैं, अपनी पेयरिंग बनाते हैं। पेयरिंग बनाने के बाद यहाँ पे आकर के अटैच्ड हो गया स्पिंडल फाइबर इधर से और इधर से, और इसी जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, इंटरमिक्सिंग हो जाता है। यहाँ से कुछ कैरेक्टर इसमें, इससे कुछ कैरेक्टर इसमें ट्रांसफर, फिर ये अपोजिट एंड्स पे पहुंच गया, दो अलग अलग सेल्स बन गए और दोनों अलग अलग सेल्स में फिर से डिवीजन होता है। फिर से डिवीजन हुआ और फिर से डिवीजन होकर के यहाँ पे फिर से डिवीजन हुआ। देखो यहाँ पे अब जो गैमीट बन रहा है, ये जो गैमीट बन रहा है और ये जो गैमीट बन रहा है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर देखो तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 4 था, लेकिन गैमीट जो बन रहा है गैमीट में क्रोमोसोम का नंबर 2 हो गया। देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दोनों में क्रोमोसोम का नंबर 2 हो गया। अब इसी तरह से जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज हुआ तो 2 इधर से आया और 2 इधर से आया, फिर से वहां पे जो जायगोट बना उसमें क्रोमोसोम का नंबर फिर से क्या हो गया, 4 हो गया। जिस तरह से यहाँ पे डिप्लॉयड सेल में 4 था उसी तरह से फिर से यहाँ पे 4 हो गया। तो ये प्रोसेस हो गई मियोसिस की। तो क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को माइटोसिस और मियोसिस?
किस तरह से वहां पे नए सेल्स बने, किस तरह से वहां पे वेरिएशन क्रिएट हुई, और यही सब वेरिएशंस जो है अब हम लोग आगे जाकर के समझेंगे कि किस तरह से ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स होते हैं। यही कैरेक्टर्स किस तरह से ट्रांसफर होंगे अगली जनरेशन में, जो अभी हम लोग हेरिडिटी वाले चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट यहाँ तक में? किसी को कोई डाउट है, कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आई है, बिल्कुल पूछिए। कोई भी ऐसी चीज जो पूछना चाहते हो आप लोग बिल्कुल पूछो। चलो ओके, बाय बाय देन, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट। आज की क्लास में यही ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, Thank you, गुड नाइट, वेलकम बच्चों, Thank you, sir. Good night, sir. वेलकम बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट।